अब ये कौन गाना गाने लगा रे? क्या? हाँ कर लो, वो तो कर सकते हो बाद में। ठीक है, अपना ज्ञान अपने पास रखिए, टेस्ट के समय ज्ञान बांटिए। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। हम लोग कल रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस पढ़ा रहे थे, आपको बताया हमने, और ये पूरे लंग्स में बता दिया था कि जो भी हम ब्रीदिंग करते हैं, माउथ से सांस लें या नाक से सांस लें, फेफड़ों में कहाँ जाती है और कैसे होता है। अब मैंने आपको यहाँ पर जो कल वीडियो में दिखाया था, केवल डायग्राम बता दिया था कि कौन चीज कहाँ है कैसे। अब इन सब चीजों का जो यूज होता है, स्पेशल यूज होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। पूरे ध्यान दे के सुनिए, आप आपको समझ में आए। जो भी हम सांस लेते हैं वो फेफड़ों में जाता है, हमारे लंग्स में जाता है, आप लोग को पता ही है। तो देखिएगा, इन द लंग्स air passes through a large number of small tube called bronchioles and then reaches the tiny air sac called alveoli. जब हम सांस लेते हैं तो ये ब्रोंचियोल जो आप देख रहे हैं, ब्रोंचियोल ये जो ट्यूब जैसी पतली पतली इसमें जाती है और सबसे लास्ट में एलवेली तक जाती है, इस वाले तक। जो भी हम एयर को इनहेल करते हैं, ब्रीथ करते हैं, उसका लास्ट डेस्टिनेशन या अंतिम जो गंतव्य होता है वो इस एलवेली तक होता है। हम नाक से या माउथ से सांस लेंगे, विंड पाइप में आएगा, फिर ब्रोंचस पे आएगा, ब्रोंचस से ब्रोंचियोल में जाएगा, पतली पतली डंडियों में, ठीक है। और सबसे लास्ट में फिर ये जो बलून की तरह या फ्लावर की तरह दिख रहा है, इसमें जाकर हवाएं भर जाएंगी, फिल्ड हो जाती है, ठीक है। देखिए, सो ऑन द एक सेकेंड, हाँ, द एल्वेली आर सराउंडेड बाई वेरी थिन ब्लड वेसल्स। अब ये जो एल्वेली है ना, आपको दिख रही है, जो फ्लावर जैसा जो दिख रहा है, इसके आसपास में बहुत ही महीन धागे जैसी एकदम पतली पतली पाइप्स होती है, ठीक है। एकदम बिल्कुल पतले पतले पाइप जैसे होते हैं, इनके साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। 3 तरह के ब्लड वेसल्स के नाम बताइए भाई आप, आशीष जी। 3 तरह के खून के पाइप होते हैं ना हमारे बॉडी में, वो कौन कौन से होते हैं? समोसा, जलेबी और पकौड़ा। हाँ भाई, तुम बताओ, तुम हिंदी में बताओ, हिंदी में आता है। अरे ज्ञान के मामले में दीनहीन बालक सब, तुम लोग ये नहीं पता 3 तरह के ब्लड वेसल्स कौन से होते हैं? बताया है ना आप लोगों को मैंने। तुम बताओ भाई इनको, लड़के। अमन, अमन, अरे हमें तो पता ही नहीं, भैया का खुद ही फ्यूज उड़ा हुआ है। किसका पता है? अरे तुम बोलो ना जितनी आती है तुम्हें। कैपिलरी तीसरी होती है, ठीक है।
मतलब कि आप लोग केवल सुन रहे हैं और ऑब्जर्व कुछ भी नहीं कर रहे। बढ़िया बात है। चलिए नेक्स्ट वीक से आप लोग से नोट्स भी लिखवाए जाएंगे, क्योंकि आप लोग इसी लायक है, क्वेश्चन आंसर याद करने के लायक नहीं है। 80 बार बता रखा है ब्लड वेसल्स के नाम, ठीक है ना? किसमें नहीं बताया मैंने? ब्लड वेसल्स के नाम आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी नहीं बताया मैंने बहुत बार पहले भी बता रखा है इसकी, ये चौथी वीडियो, 4th वीडियो है। पीछे के क्लासेज में कभी ना कभी मैंने बहुत बार नाम लिया है उनका, और आपको तो पहले भी पता होना चाहिए हमारे ब्लड वेसल्स 3 होते हैं। अब तो याद हो गया ना? आर्टरी क्या करता है कि हमारे लंग्स के साथ अटैच होता है, जिससे वो पूछा जाए ना वही आवाज निकालेगा उधर। आर्टरी जो है वो क्या करता है, मैंने कहा ना ये जो एल्वेली जो लगी हुई है इसके साथ ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं। अब देखिए वहां ब्लड वेसल्स मतलब कि अब 3 तरह के ब्लड वेसल्स हैं। हमारे लंग के एल्वेली के साथ कौन सा ब्लड वेसल कनेक्टेड है और क्या करता है वो ध्यान से सुनो। देखिए, ब्लड वेसल कॉल्ड कैपिलरीज व्हिच कैरी ब्लड इन देम। इसके एल्वेली के आसपास जो ब्लड वेसल्स होती है वो होती है कैपिलरी, ठीक है? और वो कैपिलरी क्या करती है कि इनको ब्लड प्रोवाइड करती है, ठीक है ना? अब देखिए क्या होता है, द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स of the body. This oxygen is carried by a red pigment called hemoglobin present in the red blood cell. हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आपने सुना होगा। तो रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है पहले ये सुन लीजिए। रेड ब्लड सेल का कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है ये सुन लीजिए। हम जो भी फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें आयरन, लोहा समझते हैं ना, आयरन बहुत छोटी मात्रा में होता है, ठीक है? उस आयरन के कारण ही हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन बनता है। अब जैसे आपने सुना होगा ना, जैसे डॉक्टर चेक करते हैं कहीं पे, जैसे कोई बच्चा बहुत ज्यादा लेजी जैसा हो, ज्यादा नींद आता हो, कमजोर सा हो, तो मम्मी पापा कहते हैं डॉक्टर साहब देख लो कहीं खून की तो कमी नहीं है, समझते हैं? तो खून की कमी का मतलब पता है क्या होता है? खून की कमी मतलब आपके बॉडी में 1 लीटर, आधा लीटर खून कम होगा, ऐसा नहीं होता। हमारे ब्लड में जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी ज्यादा है, ठीक है? हीमोग्लोबिन छोटे छोटे पार्टिकल्स, कण कण जैसे होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह, और ये आयरन के बने होते हैं। अगर हमारे ब्लड में, हमारे खून में हीमोग्लोबिन कम है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता कम है। ये हीमोग्लोबिन काम क्या करता है कि जो भी हमारे लंग्स हमको ऑक्सीजन कैरी माने कि स्टोर करके रखते हैं, यहाँ पे है ना एलोवेली के पास, एलोवेली के पास जो भी हमारे क्या कहते हैं ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन इस ब्लड को दे दिया जाता है। कैपिलरी क्या करती, वो ऑक्सीजन इस जो फ्लावर या पैकेट जैसा दिख रहा है, इससे कैपिलरी ने वो ले लिया, और ये ऑक्सीजन लेकर के क्या करती है कि आर्टरी को पहुंचा देती है। हमारे शरीर में 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है? आर्टरी, कैपिलरी और वेन्स। आर्टरी क्या काम करती है? आर्टरी, कैपिलरी और वेन। आर्टरी क्या काम करती है कि वो हमेशा साफ खून, क्लीन ब्लड, क्लीन ब्लड का मतलब ये हुआ, ओ कब करने आई हो प्लीज बेटा, लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे, मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूँ, मुंह से आवाज मत निकाले। हमारे ब्लड में ऐसा ब्लड जिसमें केवल ऑक्सीजन हो, जिसको ऑक्सीजनरेटेड ब्लड कहते हैं। हमारा ब्लड 2 तरह का होगा, ऑक्सीजनरेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड। ऑक्सीजनरेटेड ब्लड वो होता है जिस ब्लड में केवल ऑक्सीजन होगा। आप अपने हाथ की इस तरह नसें देखेंगे, जो जिम में जाते हैं ना तो उनकी दिखती है,
तो उसमें एक दिखेगी कि लाल लाल टाइप की नॉर्मल सी नस होगी और दूसरी दिखती है कि ब्लू कलर की हल्की। मैंने आप लोग को बोलने के लिए नहीं कहा था, सुनने के लिए। सुन लिया आपने? अब मुंह बंद कर। तो जो अगर आपकी जो ब्लू कलर की जो नसें दिखती हैं, जो ब्लड वेसल्स दिखता है, वो होता है वेन्स, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है उस खून में, इसलिए उसका कलर ब्लू हो जाता है, उसके अंदर के खून का कलर दिखता है। और ये जो वेन होता है हमारी स्किन से जस्ट थोड़ा सा नीचे होता है, मतलब ये दिखता है आपको, बाहर से भी कोई देखोगे तो दिख जाएगा। लेकिन जो आर्टरी होती है वो ज्यादा गहराई में होती है, ठीक है, तो वो हमको ऐसे नहीं दिखती। अब मैं हेमोग्लोबिन की बात कर रहा हूं। आपका लाइन था कि द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। हमें पता है कि हमारा खून हमारे ह्यूमन बॉडी के हर एक हिस्से तक, हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो हमारा खून ऐसा कैसे कर पाता है, हमारा ब्लड कैसे कैपेबल है इस काम को करने के लिए? तो वो बता देंगे बेटा, वो भी बताएंगे। हमारा ब्लड इसलिए ऑक्सीजन एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर बहुत सारी कील गिरी है टेबल पर, ठीक है, अब और बहुत सारी चीजें मिक्स है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक मैग्नेट उठाएंगे, हम घुमाएंगे तो सारा का सारा इसके साथ चिपक, ठीक है, ये तो आपको पता है। तो हीमोग्लोबिन में ये खासियत होती है कि हमारे वो उसके साथ ऑक्सीजन चिपक जाती, स्टिच हो जाएगी। अब मान लो कि अगर मैंने यहाँ पर इसको घुमाया, इसमें कील चिपक गई, ठीक है ना, इधर ध्यान देना बेटे, उधर कौन सा क्लास चल रहा है मेरा, तुझे बोल रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो 24 घंटे। ये जो यहाँ पर अगर इस तरह मान लीजिए हमने चुंबक घुमाया, कील इसमें आ गई, अब इसको मैं यहाँ पर रखूं या यहाँ पर रखूं, कील कहाँ रहेगा? जहां ये चुंबक रहेगा, ठीक है। तो हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो अपने साथ ऑक्सीजन चिपकाता है। अब यहाँ पर जो एल्वेली दिख रही है, यहाँ पर तो ऑक्सीजन, फेफड़ों में ही ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब जैसे ही कैपिलरी यहाँ से कनेक्ट होती है, कान्हा मम्मी आइए आ जाओ, तो जैसे ही यहाँ पे हमारा ये कैपिलरी कनेक्टेड है, क्या हुआ जी? क्या करिए? गगन आ जा बेटे, जाओ गगन को धरती पे लेके आओ। गगन इधर आ, चल जल्दी, गगन धरती पे आ। देखो यार, देखो, तो यहाँ पर ये जो आपको एल्वेली दिख रही है, इसमें कैपिलरी कनेक्टेड होती है। यहाँ देखिए इस पे बोर्ड पे, तो मान लीजिए कि अगर यहाँ कैपिलरी कनेक्टेड है, तो कैपिलरी ने क्या किया कि इससे ऑक्सीजन ले लिया, और इस ब्लड में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें क्या करते हैं कि हीमोग्लोबिन हो रहा है, इसके साथ साथ ऑक्सीजन चिपक जाता है। तो जब ब्लड बहता है तो यहाँ से ऑक्सीजन लेके आगे बढ़ता है और वो आगे जाकर के आर्टरी में दे देता है, तो आर्टरी भी उस ब्लड को लेके चल पाती है। कैपिलरी और आर्टरी सबका मैं ये बता रहा हूं कि आपके ब्लड में, आपका जो ब्लड बॉडी के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचा पाता है वो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन ही वो सब्सटेंस है जिसके कारण हमारे बॉडी में हर जगह तक ऑक्सीजन जा पाता है। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो गया, इसका मतलब यह है कि आपके बॉडी की ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता कम हो जाएगी। आपको कभी कभी आपने सुना होगा कि दादाजी को या किसी को खून की कमी हो गई, मतलब कि आप जो खाना खा रहे हो उसमें हीमोग्लोबिन कम बन रहा है, मतलब आयरन कम। अब इसमें पता है क्या होगा, अगर मान लीजिए बहुत जल्दी थकावट होने लगे, जैसे मान लीजिए कोई टहलने वॉकिंग करने गया है, देखते हो ना कभी चलते चलते चक्कर खा के गिर गया, जैसे बुजुर्ग लोग थोड़ा डाइट रूट लेते हैं, कम लेते हैं तो, ठीक है, उसके बाद क्या होगा ना कि कुछ चक्कर आते हैं, बार बार चक्कर आ जाए, ठीक है, ना भी ज्यादा गर्मी हो फिर भी पसीना है, बहुत ज्यादा आलस्य है, मतलब कि लेजीनेस हो, जैसे आप लोग में तो सब में है, लेकिन खून की कमी नहीं ज्यादा ही आप लोग। और सबसे बड़ा उसमें
मेरिट ये होता है पता चलने का, जो भी सिम्टम होता है वो ये होता है कि आपको नींद बहुत ज्यादा है, नींद बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें मतलब कि आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? दो चीजें हमारे शाकाहारी लोगों के डाइट के लिए बहुत अच्छा है। आप या तो पालक खाओ, जो स्पिनच होता है वो सबसे बेस्ट है, उसमें बहुत ज्यादा, जो हरी साग सब्जी सब में होता है लेकिन पालक में सबसे अधिक आयरन होता है। और नहीं तो उसके बदले आप ये कर सकते हो, खजूर होता है ना, जो खजूर आता है मार्केट में ड्राई फ्रूट्स, वो। और नहीं तो अनार जो होता है उसके लिए तो सबसे बेस्ट, अनार, खजूर, और नहीं तो पालक। अब जैसे मान लीजिए कोई गरीब आदमी जिसके पास साधन नहीं इस महंगाई में, तो क्या करेगा? दुकान से पालक ले आएगा, पालक का जूस बना के पी लेगा, उससे भी उसकी धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन बनता है। तुम क्या फिर देहाती की तरह बोल रहे हो? मैंने तुमको बताया ना, हीमोग्लोबिन आयरन से बनता है, और आयरन मिलता है आपको अनार में, तो फिर खून क्या बनता है? हम जो भी जितना भी चीज खाते हैं ना, जो भी डाइजेस्ट होता है, सबसे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना? मतलब कोई एक चीज नहीं है कि उससे हमारे अंदर खून बन जाएगा। और हाँ, एक फैक्ट और भी जान जाइएगा, जो बॉयज होते हैं उनमें गर्ल्स के कंपेयरली ज्यादा ब्लड होता है, 1 से 1.5 लीटर खून जो होता है, ठीक है, वो लड़कियों में कम होता है। तो आपके ज्ञान चक्षु बंद भी हो जाते हैं ना, मैंने तो कैपिलरी भी बता। किसमें? नहीं नहीं, ब्लड, ब्लड इज ए डिफरेंट मटेरियल, समझ रहे हैं ना? आपके मोटापा तो फैट से होता है ना, ब्लड तो कोई मैटर ही नहीं करता। ब्लड आपके मोटापा के लिए, जैसे कोई बहुत हेल्दी भी हो, कोई जरूरी नहीं कि ब्लड ज्यादा हो। और याद रखिएगा कि कभी भी आप लोगों को कहा जाए कि ब्लड कम है या ज्यादा है, तो ब्लड कम और ज्यादा का कोई चक्कर नहीं होता, उसमें सीधी सी बात होती है कि हीमोग्लोबिन कितना है। ब्लड अगर किसी भी आदमी के अंदर देखिए या औरत के अंदर, दो ही समय हो सकता है। जैसे कि कोई भी वुमेन की डिलीवरी होती है तो ब्लड लॉस होता है, और नहीं तो अगर आपका एक्सीडेंट हो गया या कुछ कट हो गया, ज्यादा ब्लीडिंग हो गया आपकी, तभी आपका ब्लड लॉस हो सकता है। और नहीं तो ऐसे किसी भी आदमी का, चलते फिरते आदमी का खून कम नहीं होता। अगर किसी भी आदमी के अंदर ब्लड बहुत ही ज्यादा कम हो जाए तो उस सिचुएशन को एनीमिया कहा जाता है, ठीक है? एनीमिया मेरे भाई में हो गया था एक बार, बड़ा बड़ा भाई है। नहीं नहीं नहीं, एनीमिया मतलब कि ब्लड एक्सेस, क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड ही होता है, मतलब कम अगर आपके अंदर ब्लड होगा तभी उसको बोलते हैं। ठीक बेटे, उसके लिए क्या आते, जैसे मान लो कि तुमको बोला बोलने के लिए, नहीं ना, तो क्यों सर फुलवाना चाहते हो? फेंक के मार दो तेरे सर पे, खून पी लेगा। हाँ, तो मतलब अगर बहुत ही ज्यादा आपके अंदर कम हो गया ब्लड, जैसे देखिए मैं बता, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, अचानक से ही 1/2 लीटर 1 लीटर के करीब आपका ब्लड लॉस हो गया, तो अब इतने जल्दी, अब ऐसा थोड़ी है कोई आदमी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है उसको अनार का जूस पिलाओगे भाई खून बन जाएगा, टाइम लगता है ना। तब तो आपको देखो ब्लड ट्रांसप्लांट करना में, ट्रांसफ्यूज करना ही पड़ेगा, आपको उस पर ब्लड चढ़ाना ही पड़ेगा, डोनेट करना ही पड़ेगा। और नहीं तो अगर ऐसा है कि कुछ दिन में, बेटे पीछे होके बैठो जैसे, अगर कुछ दिन में रिकवर हो सकता है तो इंजेक्शन आते हैं, आयरन की कैप्सूल्स आते हैं, गोलियां होती है, आप लोग गवर्नमेंट स्कूल में खिलाया जाता है, ठीक है? और नहीं तो फिर क्या है, जो आपका डाइट है उस डाइट में जो आयरन रिच जो फूड होता है हम लोग वो खाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। चले आगे देखते हैं। तो हीमोग्लोबिन सब समझ गए क्या होता है? बताओ क्या होता है hemoglobin? इन तीनों में से कोई बताओ हीमोग्लोबिन क्या होता है? बस तो हो गया भाई। अब तू बता बेटा, रुक जा रुक जा, तू बता। ओ नहीं पता का डायलॉग तो मत बोलना ना, मैं तेरे सामने बताया ना हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो आप बताओगे ना कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। तुम बताओ। हाँ, मैं
केवल एक ही काम होता है, ब्लड में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना, कैरी करना, टू कैरी ऑक्सीजन इन आवर ब्लड। ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करना, ढोने का काम करता है, और कुछ नहीं करता है। ठीक है, गुड, अच्छा काम कर रहा है। देखिएगा, आगे देखिए, a blood pressure through the tissue of the body, the oxygen present in it diffuses into the cell. This oxygen combined with the digested food glucose present in cell to release energy. The material like fatty acid and glycerol, ठीक है, और digestion of fat are also oxidized during respiration to produce energy. Carbon dioxide and water are produced by the oxidation of food during respiration. देखिए, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी सेल में, हमारे बॉडी सेल में हर सेल तक ऑक्सीजन ब्लड लेके जाता है, वहां पहले से ग्लूकोज और वाटर होता है, उनके साथ रिएक्ट करता है तो एनर्जी निकलती है, और एनर्जी के बाद क्या होता है आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ठीक है, ओके, आगे चलते। अब देखो, स्नीजिंग, हम छींकते हैं ना बार बार, मैंने कभी कभी आपने देखा होगा और किया भी होगा। हाँ, उसमें देखो दो कारण है कि जैसे अगर मान लो किसी को वायरल इन्फेक्शन या कोई दिक्कत हो रखी है, उसमें दिक्कत है, और नहीं तो मान लो किसी को किसी चीज से एलर्जी, किसी को धूल से, किसी को धुएं से, किसी को सूरज की रोशनी से, अलग अलग चीज से एलर्जी होती है लोगों को, तो उसमें भी स्नीजिंग आती है। नहीं, अब डिपेंड कर रहा है, आप मुंह खोल के सूरज को देखेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा ना। अब जैसे आप सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं ना, पानी देते हैं, जल देते हैं, तो उस समय ऐसे अगर ऊपर आप देखोगे ना तो उस समय स्नीजिंग की दिक्कत हो जाती है। और वो एक्चुअली में स्नीजिंग की दिक्कत नहीं होती है, सूरज की रोशनी में नहीं होता, वो डस्ट पार्टिकल के चलते आपको ऐसा हो जाता है। तुम आदमी थोड़ी देखिएगा, बस हो गया भाई, रिकॉर्डिंग स्टॉप करिए अपना, मान गए आप लोग ज्ञानी है। The sudden expulsion of air from the nose due to the irritation of nasal passage is called sneezing. We often sneeze when we inhale air containing dust, smoke and pollen. हम अगर किसी ऐसे एयर में सांस ले लें, ऐसी हवा में सांस लें, अंदर आ जाए जिसमें कि धूल मिट्टी ज्यादा हो, या जिसमें मान लीजिए कि स्मोक या धुआं हो, या कोई तरह का पॉल्यूटेंट चीज हो, पॉलन मतलब कि जो हवा में बिखरे होते हैं, अगर वो किसी भी तरह अगर हमारे सांस के साथ मैंने और भी पॉल्यूटेंट चीजें बिखरी होती हैं, मैंने प्रदूषक तत्व जो भी होते हैं, ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल और आप स्मोक को सबसे अच्छे समझ सकते हो, और जैसे ही वो एयर के साथ हमारे अंदर जाती है ना तो हमको छींक आती है, स्नीजिंग आती है, क्योंकि हमारा जो मैकेनिज्म, बॉडी मैकेनिज्म उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है भाई, आप लोग को कुछ करना नहीं, आपको मुंह क्यों देख रहे हो एक दूसरे का? अब देखो, ये तो हमें पता है कि ये धूल मिट्टी पड़ने से हमें छींक आती है, स्नीजिंग आती है, लेकिन इसके पीछे का बॉडी साइंस क्या है, हमारा बॉडी आखिर क्या है, बॉडी में ऐसा होता है हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि छींक आती है। अब उसको ध्यान से The air around us sometimes contain various type of small unwanted particles such as dust, smoke, pollen, etc. Now there are some very fine hair inside our nose in the nasal passage. When we inhale air, the unwanted particle present in air usually get trapped in the air present in our nasal passage sometimes. However, the particles of dust, smoke, or pollens, etc., present in inhaled air get past the hair in the nasal passage. देखिए, हर आदमी के नोज, ये जो नेसल कैविटी होती है, नाक के सुराख होते हैं ना, तो उसके अंदरूनी हिस्से में या बाहर भी, हाँ, महीन महीन से एकदम बाल होते हैं, हेयर होता है। तो जो बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल, देखिए आप मानो या ना मानो, ये जिस कमरे में आप बैठे हो, ठीक है, बाहर निकलते तो हमें पता ही है, इस कमरे में भी बिल्कुल, अगर उस कमरे में एयर या सनलाइट आ रही है किसी भी तरह से, तो डस्ट पार्टिकल भी आएगी। एयर आएगा तो
डस्ट पार्टिकल आएगा, समझ रहे हैं? अब आप जिस भी हवा में सांस लेते हो वहां पर डस्ट पार्टिकल है। ऐसा तो कोई और ऐसे कोई जगह नहीं है जहां हवा नहीं, अब हवा ही नहीं होगी तो हम जिएंगे कैसे? आपसे बोलने के लिए मैंने कहा ही नहीं है, चांद पर आप मत जाइए, धरती पे आ जाइए, ठीक है? तो हमारे जो नेसल कैविटी होती है, नाक की जो सुराख होते हैं, उनमें जो महीन महीन से जो बाल होते हैं, रोए होते हैं, बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल को छान लेते हैं, हमारे अंदर, नाक के अंदर नहीं जाने देते, समझ रहे हैं? मतलब कि कहाँ नहीं जाने देते? नेसल कैविटी में नहीं, अंदर नहीं आने देते, और यहीं पर उसको रोक लेते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि जो बहुत ही फाइन डस्ट पार्टिकल होता है, बहुत ही महीन, जिनको कि हमारी ये जो पहला जो फिल्टर नाक का होता है उसको फिल्टर नहीं कर पाता, तो अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो अंदर जाएगा तो हमारे शरीर में एक ऐसा सिम्टम है, ठीक है ना, वो क्या करता है सिस्टम, कि किसी भी अनवांटेड चीज को जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं, अंदर नहीं रहने देना चाहता, तो हम छींकते इसलिए हैं ताकि जो भी ये गंदगी अंदर आई है वो और अंदर फेफड़े तक ना जाके यहीं से लौट जाए। बात समझ रहे हैं? इसलिए हमें छींक आती है। देखिए, whenever we sneeze, जब कभी भी हम या कोई भी छींकता है, we should cover our nose। हाँ, ये तो पता ही है, नाक को कवर करके रखना चाहिए, क्योंकि जब हम, आपको पता ही है कि जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, ठीक है, स्नीजिंग करें या सांस बाहर निकालें, तो हमारे अंदर जो वाटर होता है, वो भी वाटर वेपर बन के सांस के साथ बाहर जाता है, तो सामने वाले को इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। जी, ये बेटा ऊपर वाली सारी फाइल उसी की। अच्छा, ये देखो, अब स्नीजिंग का तो कॉन्सेप्ट समझ गए। कोई भी पूछेगा तो बता सकते हैं कि छींक हमें क्यों आती है, तो समझाओ, छींक क्यों आती है? तुम सदमे में क्यों रहते हो भाई? तो इंतजार कर। अब देखिए, हमें जम्हाई आती है, यॉइंग करते हैं ना हम लोग, जैसे नींद आती है, मुंह इतना बड़ा मुंह पाड़ते हैं जैसे पूरा श्रीलंका खा जाएंगे आप लोग, ऐसा होता है ना? तो ये क्यों होता है, कैसे होता है? The action of opening one's mouth wide while taking a long and deep breath of air is called yawning. See, जैसे yawning is a call, जमाई और उबासी, जो आलसी लोगों का काम होता है। एक्चुअली में खैर गलत है, आलसी लोग ही नहीं, किसी को भी आती, जिसको नींद आएगी उसको तो भाई उबासी आएगी ही आएगी। हाँ, लेकिन पढ़ने के समय आ जाए तब तो आप लोग के लिए ठीक है कि आप लोग आलसी। A person yawns when he is tired, bored, stressed, overworked, feeling sleepy or drowsy. केवल नींद के समय ही इस तरह की जमाई नहीं आती है। अगर मैं पढ़ा रहा हूं, कोई बच्चा ने इतना बड़ा मुंह पाड़ दिया, मतलब कि वो बोर हो रहा है, समझ रहे हैं ना? तो जब भी हम बोर हो रहे होते हैं या बहुत ज्यादा थक जाते हैं, क्योंकि बेटा वीडियो गेम खेलने में थकावट तो होती ही होगी ना, बहुत ज्यादा थकने वाला काम, या बहुत ज्यादा आप लोग पे स्ट्रेस हो जाए, क्या पबजी में वो फंड कहां से आएगा, कहां से पैसे का जुगाड़ करें कि और आगे गेम खेलें, ये भी स्ट्रेस हो जाता है आप लोग को। हाँ, अच्छा, फ्री होता है, देखो भैया को ज्यादा जानकारी है, वही मैं चेक कर रहा था। ओवरवर्क, बहुत ज्यादा जैसे आपको काम करना पड़ा, सो के उठे और फिर सो गए, फिर सो के उठे, फिर ठूसा गर्दन तक और फिर सो गए, फिर किसी ने कहा काम करने के लिए तो कहोगे कि मेरे को जुकाम हो गया है, उस बहाने से फिर बिस्किट और ब्रेड मंगा के फिर खा के सो गए, तो बहुत ज्यादा आप लोग को काम करना पड़ता। और फीलिंग स्लीपी, मतलब नींद में, आप लोग तो हर समय नींद के नशे में तो आप लोग रहते ही रहते हैं, जैसे पढ़ने को कहा जाए, तो ऐसा अगर हो तो हम लोग को जमाई आती है। अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी के हिसाब से यॉर्निंग इज कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इन द बॉडी। जम्हाई हमें तभी आती है जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो जाती है, ठीक है?
हम ज्यादा बड़ा मुंह इसीलिए करते हैं, बार बार 2-3 बार बड़े बड़े मुंह खोलते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन दूसरे के सामने से खींच ले, चाहे वो छटपटा के मर जाए सामने। देखिएगा, this is said to happen to follow as follows: when we are tired, bored, stressed, overworked, feel sleepy or dorsey, we do not breathe as deeply as we normally do, and hence our breathing rate slow down. जब भी हम टायर्ड होते हैं, थके हुए होते हैं, या बोर्ड होते हैं, बोर हो जाते हैं, या जैसे स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो हमें जैसे एक नॉर्मल आदमी, खुश आदमी जैसा सांस लेता है वैसे नहीं ले पाते। हमारी ब्रीदिंग रेट, सांस लेने की दर थोड़ी थोड़ी स्लो हो जाती है। अब थोड़ी थोड़ी अगर ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाती है, इसका मतलब क्या है? हमारे शरीर को तो पूरा ऑक्सीजन चाहिए ना, तो इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन खींचते हैं, इसलिए ये जमाई आती है। क्लियर है? आगे देखिए, अब जो स्मोकिंग करते हैं, जैसे वो दादाजी नहीं सुंदरी बंडल मंगाते हैं, तो अगर स्मोकिंग हम लोगों के शरीर के लिए कैसे हानिकारक है, देखिए ये दादाजी को फोटो जरूर दिखाइए। एक ये काला फेफड़ा और ये के लाल। लाल वो है जो घी, दूध, लड्डू उड्डू खा के बनाते हैं, और काला वो जो सुंदरी का बंडल झोंक देते हैं। द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर लंग इज द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। देखिए 3 चीज याद रखिए, आपके घर में अगर कोई भी आदमी स्मोकिंग करता है तो जितना नुकसान उसको उस स्मोकिंग से, उतना ही नुकसान सामने बैठे हुए आदमी को, जो उस धुएं में बैठा है, उसको भी उतना ही नुकसान है। ठीक है, ये 2 बात क्लियर होगी। तीसरी बात कि जो भी ये पॉल्यूशन, जितना भी ज्यादा पॉल्यूशन हमारे आसपास है, ये भी हमारे फेफड़े पर उतना ही नुकसान पहुंचाता है जितना कि स्मोकिंग करता है। हम लोग कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करते, स्मोकिंग, सुंदरी का बंडल नहीं फूकते, लेकिन फिर भी हमारे लंग से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम लोग ऐसे पॉल्यूटेंट एयर में सांस लेते हैं। एयर में पॉल्यूशन का सबसे बड़ा जो कारण है वो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये 3 गैसें जो होती हैं, ये हमारे को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। कोयला या लकड़ी जब जलता है, आपने देखा होगा लकड़ी जब हम जलाते हैं तो कभी कभी लकड़ी एकदम पूरा धधक के जलती है, और कभी कभी जलती कम है, धुआं ज्यादा देती है। तो जब भी कोई भी फ्यूल, लकड़ी, कोयला या कोई भी चीज, अभी आराम से बैठिए, मैं 5 मिनट बुलाऊंगा, बैठिए, वेट करिए और सुनिए जो बता रहे हैं, आप लोग को भी ज्ञान ही मिलेगा अगर पचा पाए तो। जब भी लकड़ी, कोयला या कोई भी तरह का फ्यूल पूरा अच्छी तरह नहीं जलता है, ज्यादा धुआं निकालता है, तो उससे सफोकेटेड गैस या दम घोटू गैस, या जिसको कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस कहते हुए निकलता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला CO होता है। ठीक है, उसमें कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का एक एटम CO, ये मिलकर के बनता है। उस तरह की गैस में अगर आप बराबर सांस लेते हो तो दम घुटने का दिक्कत होता है। मैं आपको और समझाता हूँ। गांव में क्या होता है कि सर्दियों में लोग लकड़ी या कोई चीज को जला करके अपने कमरे में रख लेते हैं, और गांव में तो पता ही है कितना वेंटिलेटर, खिड़की, AC नहीं लगा होता, तो कभी कभी अगर रात को बंद हो जाए तो उस कमरे में पूरा जो धुआं निकलेगा ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भर जाती है, जिसके चलते बहुत लोग दम घुटने से मर सकते हैं। अब हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग कोई भी करता है, आप लोग तो मुझे पता नहीं करते होंगे, तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है? स्मोकिंग डिस्ट्रॉय द लंग टिश्यू ग्रेजुअली, ड्यू टू विच ब्रीथिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। हमारे लंग्स की जो टिश्यू है, इसके अंदर जितना भी मसल होता है, इसको धीरे धीरे वो खत्म करता रहता है। ओ, हो गया तेरा टेस्ट? तो क्या बोल रहा है? अब लग रहा है ना कि इन सबों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कुल्ला करवाना पड़ेगा। देखिए, स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, हमें लंग कैंसर का भी खतरा होता है। फेफड़ों का जो कैंसर होता है, अगर स्मोकिंग बार बार करते तो उसका वो भी खतरा है। और साथ ही साथ ये मत सोचिएगा कि स्मोकिंग से केवल हमारे लंग्स को ही प्रॉब्लम है, हमको हार्ट डिजीज भी हो सकती है, दिल की बीमारी भी
हो सकती है, हार्ट अटैक का भी बहुत ज्यादा खतरा होता है। अब इंसान को तो हमने पास कर दिया, अब जानवरों के ऊपर आते हैं। कोई जरूरी तो नहीं कि आपके पास 2 फेफड़े हैं, नाक है, तो हम लोग जैसे सांस लेते हैं सारे एनिमल भी वैसे लेते होंगे। अब जो अदर एनिमल हैं, ठीक है, वो किस तरह से ब्रीदिंग करते हैं, कैसे रेस्पिरेशन होता है, वो देखते हैं। कीप क्वाइट। हाँ, तुम क्या हिचकी की बात कर रहे थे? हाँ ठीक है, हिचकी का सुन लो पहले, बता देने तो कहेगी कि मैंने बताया नहीं। आवाज मत निकालिए उधर। देखिए, ये हमारा नेसल कैविटी है, मतलब नाक, यहां से नाक वही है ना, यहां जैसे सांस लेते हैं, और ये हमारा माउथ दिख रहा है, ये नाक वाली पाइप है, ये माउथ वाली पाइप है। ये दोनों की दोनों ये आगे जाती है, ये इधर चली जाती है, ओइसोफेगस मतलब ये स्टमक में चली जाएगी, फूड पाइप। और ये वाला इधर से मुड़ करके जब यहाँ आता है तो इसको कहते हैं विंड पाइप या ट्रेकिया। समझ में आ रहा है? अब होता क्या है कि जब भी अगर आप खाना खाओ तो अगर किसी भी कारण से खाने का कोई भी हिस्सा इसमें ना जाकर के अगर इस वॉल्व के साथ अगर अंदर आ जाए, ठीक है, तो जैसे ठेस लग जाती है, एक वो भी हो सकता है, और हिचकी का भी यही कारण होता है। अगर किसी भी कारण से इस पाइप में एक वैक्यूम जैसा कुछ बन जाए, एयर प्रेशर जनरेट हो जाए, तब भी हम लोग को हिचकी आती है। तो इसलिए क्या किया जाता है, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं उस फूड का हिस्सा हमारे फूड पाइप में ना जा करके विंड पाइप के को क्रॉस कर जाए, तो हिचकी उसको बाहर निकालने का काम करती है। और कभी भी जिन्हें सरक जाता है या ठेस लगती है जो खाते, कभी कभी तो कुछ ज्यादा हो जाता है तो नाक से भी बाहर आ जाता है। जैसे नहीं होता है, अब जिनको पता नहीं है, एक समोसे की जगह ना 10 ठूस लिए, अब पता नहीं चला नाक में गया, मुंह में गया, कहाँ गया, तो नाक मुंह सबसे बाहर आता है। तो कभी भी अगर आपको, मतलब साइंटिस्ट लोग यही कहते हैं कि जब भी आप खाना खाने बैठो तो पहले 1 घूंट पानी पी लो, 1 घूंट। अब ये नहीं है कि खाना खाने से पहले 1 लीटर ले। विंड पाइप, अगर इस सॉरी फूड पाइप में, विंड पाइप में जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, एयर और वाटर का कैसे कॉम्बिनेशन बन सकता है। हम जो भी पानी पीते हैं, जैसे ही पानी पिएंगे ना, तो ये जो वॉल्व होता है यहाँ पर, ये लॉक हो जाता है, यहाँ पर जा ही नहीं सकता पानी, इधर ही है। कुछ भी खाना खाते हैं तो ये वॉल्व ऐसे जाके लग जाता है। आप निगलते समय देखना, फील कर। हाँ बिल्कुल, हम पानी इसलिए पीते हैं ताकि जो भी हिस्सा कहीं फंसा हुआ है वो सीधे के सीधे वो निकल करके हमारे सीधे फूड पाइप, इसलिए होता है। मतलब ये पाइप बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए, तो हम लोग जब भी खाना खाते हैं हम लोग को पहले 1 घूंट पानी पी लेना चाहिए। 1 घूंट पानी पीने से ये होता है कि हमारी जो पाइप होती है, बिल्कुल अगर कुछ फंसा हो या कुछ एयर वैक्यूम बना हुआ हो तो बिल्कुल क्लियर हो जाए और हमें हिचकी ना आए। इज इट क्लियर? हिचकी क्यों आती है बता, याद करके आएगा। हाँ बता, तू बता। उधर वाले पाइप को विंड पाइप कहते, इधर वाले पाइप को फुट पाइप कहते। वो इतना भी बोल रहा है ना, बहुत बड़ी बात है, 4th क्लास में। साइंस इसको कहते हैं, इस तरह से याद कर करके भरना नोटबुक, उसको साइंस नहीं करता। हाँ लेकिन आपको याद हो तो लिखना भी आना चाहिए, जो कि आप लोग को बहुत कम आता है। देखिए, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स, जो दूसरे तरह के जानवर होते हैं बेटा, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे समझाने के समय हो सकता है कि सब बच्चे समझ जाए लेकिन उतना कैच नहीं कर पाए। तो घर पे जाके काहे विवेकानंद बन जाते हो, देखो वीडियो अपलोड करते हैं तो सीखने की इच्छा तो मरी हुई है ना। देखो, हम अपना कर्तव्य पूरा, जो ड्यूटी है पूरा करते हैं, आगे आप लोगों का भगवान भला कर, हम क्या कर सकते। अब पढ़ा दिया आपके रिवीजन के लिए, आपको वीडियो भी भेज दिया, और वो तो 100 साल तक वैसे ही रहेगी, जब तक चाहो देखते रहो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कितना मेहनत करते हैं। तो आप लोग यही कहते हैं कि हमें तो पढ़ना ही नहीं, चाहे मास्टर जी कितना भी अपना गला चीर लो आप। देखिए, some of the animals which do not have lungs, कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं हमारे अर्थ पर जिनके पास लंग्स नहीं होती,
अब भैया लंग्स नहीं होती, हम तो यहाँ पर पूरा आपको समझाया कि फेफड़े नहीं होंगे तो काम खराब हो जाएगा, सांस कैसे लेंगे, तो वो कैसे करेंगे। फॉर ब्रीदिंग अर्थवर्म, फिश, कॉकरोच, ग्रासहॉपर, मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज एंड मच्छर मक्खी जो भी होते हैं, हाउस फ्लाई, एंड ये जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, कॉकरोच तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, केचुआ अर्थवर्म जो होता है, तो और मछली तो आपने देखी ही होगी। तो ये सब इनके अंदर फेफड़ा नहीं होता, इनके अंदर लंग नहीं होता। अरे ये तो कमाल हो गया, आप लंग नहीं है तो सांस कैसे लेंगे। देखिए पहले हम बात करते हैं अर्थवर्म के ऊपर। अर्थवर्म देखा ना, केचुआ, हाँ ऐसे वाला। तो अर्थवर्म कैसे ब्रीदिंग करता है वो देखिए। द अर्थ, तुमसे पूछा मैंने, पूछा, जब पूछते हैं तब तो बोलते नहीं। द अर्थवर्म ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन। अब जैसे हम लोगों की जो स्किन है, हम लोग नाक और मुंह बंद कर लेते तो स्किन से सांस नहीं ले सकते, लेकिन जो अर्थवर्म होता है वो स्किन से सांस लेता है। द स्किन ऑफ अर्थवर्म इज क्वाइट थिन एंड मॉइस्ट। वो बहुत पतली होती है, जो स्किन होती है अर्थवर्म की बहुत ही पतली होती है, और मॉइस्ट मतलब कि जब भी आप उसको हाथ में लोगे तो थोड़ा सा मॉइस्चर, गीला गीला सा लगेगा, ठीक है। गैसेज कैन इजिली पास थ्रू द स्किन ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म की स्किन के थ्रू वो गैसेज आसानी से अंदर जा सकते हैं और अंदर से बाहर आ सकती है। क्योंकि बेटा हमारा स्किन उस टाइप का नहीं होता, उतना थिन नहीं होता, ठीक है ना, वो ज्यादा पतला होता है ना, और हमारा तो और पतला है, कुछ लोगों का तो यहाँ घी खाने वालों का तो और भी मोटू होगा। Gases can easily pass through the skin of earthworm. The skin of earthworm has a good blood supply, so the earthworm absorbs the oxygen needed for respiration through its skin and moist skin. This oxygen is then transported to all the cell of the earthworm. उसके स्किन के नीचे ही पूरा ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो जैसे ही वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो सीधे का सीधा वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, ब्लड को ही तो चाहिए ऑक्सीजन, और वो पूरे बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है। द अर्थवर्म thus in earthworm the exchange of gases takes place through the thin and moist skin. तो जो उनकी पतली सी स्किन होती है और जो मॉइस्ट भी होती है, मतलब कि मॉइस्चर वाली गीली जो स्किन होती है, उसी से गैसेज अंदर आती है और अंदर से बाहर जाती है। देखिएगा, अब अगर हम लोग फ्रॉग की बात करें, तुमसे पूछा तुमसे, अरे क्या है अपना सर फुड़वाना चाह रहे हो यार, आराम से बैठो ना। कितनी बार बोले हैं कि आपको नॉलेज चाहिए तो ये जिप लगाइए और इसको खोल लीजिए, और ना ये खुलता हो ना तो गर्म सरिया डाल दीजिए इसमें, पूरा एकदम पर्दा बिल्कुल क्लियर। पागल है। जो फ्रॉग होता है आपको पता है कि वो एम्फीबियन होता है। एम्फीबियन मतलब कि सहजीवी, उभयचर, सॉरी, और बाहर भी रह सकता है। पानी में जब वो रहता है तो उसके अंदर देखो फेफड़े भी होते हैं, लेकिन पानी में फेफड़े से तो सांस कोई नहीं ले सकता, तो क्या करता है, जो उसकी स्किन होती है ना, स्किन पानी में रहेगा तो स्किन से सांस लेगा, और जैसे ही पानी से बाहर लैंड पे आ जाएगा तो अपने फेफड़े को यूज करता है। अब अगर हम फिश की बात करें तो फिश एक ऐसा एनिमल है जो कि डिल्यूटेड, खाना, अच्छा गगन, पानी में घुला हुआ जो ऑक्सीजन, तुम भी जा सकती हो, पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसको वो ले सकता है। होता क्या है, आपने देखा होगा उसके दो तरफ गिल्स होते हैं, इस तरफ, एक तरफ से वो गिल से पानी भर लेता, मुंह में पूरा भर लेगा, और उसमें से वो ऑक्सीजन छान करके दूसरे साइड से पानी निकाल देगा, ठीक है। उसके जो गिल्स होते हैं या गलफड़े हिंदी में जिसको कहते हैं, वो ऑक्सीजन को पानी के अंदर से छानने का काम करते हैं। जो वाटर होता है H2O, हाइड्रोजन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम से बनता है, तो पानी के अंदर जहां भी पानी है ऑक्सीजन तो होगा ही होगा। तो फिश के अंदर भगवान ने ऐसी उसको शक्ति दी है, उसके अंदर फेफड़ा नहीं होता, लंग्स नहीं होते, गिल्स होते हैं। गिल्स मुंह में पानी भर लेती है वो, और उससे ऑक्सीजन को छान लेती है और उसको बाहर निकल के नहीं आना पड़ता। जिनके अंदर गिल्स नहीं होता पूरा डेवलप, जैसे कि डॉल्फिन, व्हेल, ठीक है, इन सबों को कुछ कुछ देर पे बाहर निकल के एक बार वो आकर के ऑक्सीजन लेना पड़ता है। गिल्स मतलब दोनों, यह है ना,
आप मछली देखी होगी आपने, तो यहाँ गले के दोनों साइड में सुराख सा होता है ऐसा, ठीक है। तो ये एक तरफ से पानी जाता है, मुंह पानी भरेंगे ना, तो एक तरफ से क्या होगा, ये पूरा का पूरा पानी दूसरी तरफ से फिल्टर होकर निकालता है, इसी साइड से निकलता है जी। वो फिल्टर हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन को छान लेते हैं, उनके शरीर के अंदर चला जाता है। तुम्हारे पास ही तो है बुक, कष्ट करो। अरे बुक में है, तुम्हारे बुक से पढ़ा रहा है, निकालना। देखिए देखिए ना, अब मेरी बात सुनिए, छोड़िए। चलो एक सेकेंड, एक सेकेंड। देखो इसमें केवल एक पेज बचा हुआ है, 1.5 पेज, ठीक है। और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, तो हम क्या करेंगे कि जब मंडे का आपका मैथ का क्लास होगा जब भी, तो उस दिन इसको थोड़ा सा जो बाकी 1 पेज में करा, ओके। अरे तो मेरे लिए तो एक ही पेज है, ओके। 6 क्लास सबके सब घर जाएंगे, जो हुआ जितना हुआ 4th 5th आते जाओ एक बार। हिमांशु अभी रुको।